माय डियर स्टूडेंट, मैं शिवम अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। हम सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 के लेक्चर सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज़ अवर 5th लेक्चर ऑफ सॉलिड स्टेट लेक्चर सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्लोज पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स में हमने देखा था कि वो 3 कैटेगरीज में हमने उसको पढ़ा था। 3 कैटेगरीज में वो हमारी डिवाइडेड हो रही थी। पहला है हमारा 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, दूसरा है हमारा 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, तीसरा है हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम सिर्फ एक ही मेथड से अरेंज कर सकते हैं। एक ही रो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर सकते हैं, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा 2। उसके बाद देखा था हमने 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम 2 मेथड से अरेंज कर सकते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग को हम ए टाइप पैकिंग भी बोल सकते हैं, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उसमें वो हमारी पैकिंग थी ए बी टाइप अरेंजमेंट या ए बी टाइप पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होता है 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमने देखा था कि कोऑर्डिनेशन नंबर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का होता है हमारा 6। उसके बाद बात करी थी हमने 3D या फिर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3D, उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D, उसके बाद हमने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D। उसके बाद हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखे थे। जब हेक्सागोनल की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस की थी तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे बने थे। इस लेक्चर में हमको ये देखना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इनकी पोजीशन क्या होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में। और फिर आगे हमें पढ़ना है कि अगर हमें किसी कंपाउंड का फार्मूला बनाने को दे दिया जाए तो उसका फार्मूला हम कैसे बनाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर FCC और CCP। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर CCP एक ही बात है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में हमने क्या देखा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का जो Z आ रहा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, मतलब Z उसका क्या आया था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक का 4 आया था हमारा। तो इसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है हमारी FCC में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की जो लोकेशन होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन होती है 1/4 डिस्टेंस ऑफ द बॉडी डायगोनल। मतलब मान लीजिए ये मेरा यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में मुझे दिखाना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है। इसको दिखाने के लिए आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। यूनिट सेल में मैंने आपको क्या बताया था? यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट सेल में 8 तो होते हैं हमारे कॉर्नर, उसके बाद एजेस जिसको हम जो 2 एटम को कनेक्ट करती हैं, दैट इज एजेस कितनी होती हैं? 12। और फेसेस कितने होते हैं? 6 हमारे फेसेस होते हैं। तो अगर हम इसमें यूनिट सेल में डायगोनल की बात करें तो इसमें डायगोनल कितने हो जाएंगे हमारे? डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है 2 एटम्स को या फिर 2 वर्टिसेस को कनेक्ट करने वाली स्लोप या फिर कोई लाइन, जो कि 2 वर्टिसेस अगर हमारी एक ही लाइन में या फिर एक ही एज पे प्रेजेंट ना हो। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको डायगोनल समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए ये मेरा स्क्वायर है, क्या है ये? स्क्वायर। तो इसकी एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस ये है, एक वर्टिसेस ये है और एक वर्टिसेस हमारी ये है। तो देखिए इसकी एज कितनी होगी? एक एज ये, दूसरी एज ये, तीसरी एज ये, 4th एज हमारी ये। तो देखिए जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस सेम एज पे ना हो और उसको एक स्लोप कनेक्ट कर रहा हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? डायगोनल बोल देते हैं। ये वाली वर्टिसेस और ये वाली वर्टिसेस दोनों ही अलग अलग एज पे हैं, और अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा। इसी तरीके से इसको और इसको कनेक्ट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एक डायगोनल हो जाएगा। तो आपको ये डायगोनल की बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें यूनिट सेल में हम डायगोनल कैसे देखेंगे, कितने डायगोनल हो सकते हैं हमारे यूनिट सेल में। देखिए अगर मैं इस वाले एटम पे एक इस वाले एटम को वर्टिसेस लेके चलूं और एक इस वाले एटम को वर्टिसेस लेके चलूं, तो मान लीजिए इस वाले एटम और इस वाले एटम के बीच में एक ही हमारा डायगोनल हो गया।
उसके बाद अगर मैं ये येलो वाला एटम लूँ और ये ग्रे वाला एटम लूँ, इसके बीच में एक हमारा ये डायगोनल हो गया। उसके बाद दो डायगोनल तो हमारे इस वाले एटम से और इस वाले एटम से आ गए। उसके बाद हमारा इस वाले एटम और इस वाले एटम से भी दो डायगोनल बन सकते हैं। कैसे? ये वाला एटम और ये वाले एटम से एक डायगोनल बन गया, ये वाला एटम और ये वाले एटम से एक डायगोनल बन गया। तो इस तरीके से हमारे 4 डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। तो एक यूनिट सेल में कितने डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं? 4 डायगोनल पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब बात आती है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में मैंने आपको क्या बताया है यहाँ पे कि टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर होता है। तो देखिए बॉडी डायगोनल मान लीजिए मेरा ये है, ये मेरा क्या है? बॉडी डायगोनल। ये इस तरीके से समझ लीजिए, ये मेरा बॉडी डायगोनल है, ये मेरा बॉडी डायगोनल है। तो इसमें देखिएगा इतना ये मेरा बॉडी डायगोनल हो गया, इतना ये मेरा बॉडी डायगोनल हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ 1/4 डिस्टेंस, 1/2 होती तो इसका बॉडी डायगोनल का बिल्कुल हाफ का कहीं यहाँ बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होता, लेकिन 1/4 मतलब हाफ का भी हाफ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ प्रेजेंट होगा? यहाँ पर, इस जगह पर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, इस जगह पर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से 1/4 डिस्टेंस पे अगर हम नीचे वाले एटम से लें तो 1/4 डिस्टेंस हमारी ये हो गई, और अगर ऊपर वाले एटम से लें तो 1/4 डिस्टेंस हमारी कहीं यहाँ आएगी। तो एक डायगोनल में दोनों एटम से मतलब दोनों एंड पॉइंट से 1/4 डिस्टेंस 2 हो सकती हैं। तो एक डायगोनल में हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड भी कितने प्रेजेंट होंगे? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। और मैंने आपको पहले बताया है, अभी समझाया है कि एक यूनिट सेल में कितने डायगोनल प्रेजेंट हो सकते हैं? 4 डायगोनल प्रेजेंट हो सकते हैं। एक डायगोनल में अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं तो 4 डायगोनल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे? 4 × 2 = 8। तो हमारे यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड इसको इमेजिन करके चलना है, ये वैसे सिंपल यूनिट सेल है लेकिन मान लीजिए इसके फेस पे भी हमारे एटम प्रेजेंट है। तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 4 डायगोनल पॉसिबल हैं और हर एक डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड पॉसिबल हैं। इसी वजह से 4 × 2 करके हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। ये हमारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये तो रही हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात। उसके बाद बात आती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी सेंटर्ड में। कहाँ का प्रेजेंट होते हैं? एक तो हमारा बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, उसके बाद एट एज सेंटर, मतलब जितनी भी एजेस हैं उतनी एजेस के सेंटर में हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। तो देखिए पहला ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा इस यूनिट सेल में बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा। इधर से देख लीजिए, ये हमारा सेंटर में एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। और बाकी के जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे वो कहाँ होंगे? कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस हैं। तो 12 एजेस के ये जो एज है इसके सेंटर में यहाँ पर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए बात ये आती है कि हमारे 12 तो एजेस हैं, तो क्या 12 भी हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं। तो देखिए इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरा फेस सेंटर जो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर अगर हमारा एटम होगा तो ये वाला एटम कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? 2 को, एक तो इस वाले को और एक इससे ऊपर वालों को। अगर हम इमेजिन करके चलें कि हमारा एज पे ये एटम रखा है, यहाँ पर इस तरीके से एज पे ये एटम रखा है, तो ये एटम कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? एक तो इस वाले ही यूनिट सेल को, और यहाँ पे रखा है तो इसके ऊपर वाले को, और अगर यहाँ पे रखा है तो इसके एडजेसेंट वाले को, और इसके एडजेसेंट वाले से थोड़े से ऊपर वाले को। तो यहाँ पे जो एटम होगा एज सेंटर पे वो कितने यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा? हमारे 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर एक एटम हमारा 4 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एजेस कितनी है इसमें? 12। तो 12 एजेस के एटम कितने यूनिट सेल को हमारे कंट्रीब्यूट करेंगे? 12 × 1/4। कितना? 12 × 1/4। तो ये तो थी हमारी एटम की बात। लेकिन एटम की जगह अगर हम कंसिडर क्या करें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंसिडर कर लिया तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 1/4 ही तो इसको कंट्रीब्यूट करेगा, और 12 एजेस हैं तो क्या लिखेंगे हमको? 12 × 1/4। और जो बॉडी सेंटर में था इसको भूलना नहीं है, ये तो पूरा का पूरा यूनिट सेल में है,
कहीं बाहर तो नहीं जा रहा, तो पूरा का पूरा एटम ही यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट होगा। तो 1 एटम है और पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1 इंटू 1 प्लस 12 एजेस हैं, लेकिन 1/4 इनका कंट्रीब्यूशन है, तो 12 इंटू 1/4। 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, और 12 इंटू 1/4 आ जाएगा 3। 1 + 3 = 4 हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर आ गए हैं। तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होते हैं एफसीसी में 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता लगती है कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं हमारे 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड से कितने हो गए डबल। भाई 8 4 का डबल होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड से डबल हो गए। इसका मतलब ये रिजल्ट हमने लिख लिया कि टेट्राहेड्रल वॉइड = 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद करना पड़ेगा ये रिजल्ट, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। उसके बाद बात आती है इन आयनिक क्रिस्टल। अगर कोई हम आयनिक क्रिस्टल लें तो बिगर साइज आयन, देखिए आयनिक क्रिस्टल किससे बना होता है, कैटायन और एनायन से बना होता है। कैटायन जो होता है हमारा, कैटायन का साइज होता है स्मॉल, और जो एनायन है एनायन का साइज होता है लार्ज। कैटायन का साइज स्मॉल और एनायन का साइज लार्ज। तो आयनिक क्रिस्टल, इन आयनिक क्रिस्टल बिगर साइज आयन जो कि अनायन है फॉर्म क्लोज पैक स्ट्रक्चर, एंड स्मॉलर साइज आयन कैटायन ऑक्यूपाई वॉइड्स। मतलब अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है तो जो उसमें अनायन होगा वो तो क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब अनायन तो लेटिस पॉइंट को कंट्रीब्यूट करेगा, सारे जो लेटिस पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, उसमें अनायन होंगे। और जो कैटायन होंगे, कैटायन कहाँ पर प्लेस्ड होंगे, कैटायन प्लेस्ड होंगे वॉइड्स में, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्लेस हो जाए चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्लेस हो जाए। तो ये रही हमारी आयनिक क्रिस्टल की बात। और अब तक जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समराइज कर रखा है। तो ये जो ये हमारा स्ट्रक्चर टाइप है कि स्ट्रक्चर हमारा यूनिट सेल का कैसा है, सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है। ये हमारी Z की वैल्यू है, मतलब किसी यूनिट सेल में एटम का कंट्रीब्यूशन हमारा कितना होगा। तो सिंपल अगर प्रिमिटिव की बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें, तो Z का वैल्यू क्या होगा, इसका 1 होगा, मतलब 1 एटम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। अगर मैं BCC की बात करूं, तो BCC में कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 2 एटम्स का कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब Z की वैल्यू 2। अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करूं या फिर CCP की बात करूं, तो इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा 4, और ECC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें कंट्रीब्यूशन कितना होगा 2। तो ये रिजल्ट बिल्कुल हमको याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये वाला रिजल्ट मैंने अभी यहाँ से निकाला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। उसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अगर हमारे क्वेश्चन आ जाएं फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन आ जाएं तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन की जो फाइल है, क्वेश्चन की फाइल मैं आपको यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ, और मैं यहाँ पे मोबाइल में देख के क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। देखिए तो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला किस तरीके से हम बनाएंगे। और ये वाले जो फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन हैं, फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनर फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन ज़रूर रखता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं क्वेश्चन बच्चे के लिए, बच्चा इनको आसानी से नहीं कर पाता है, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा सिर्फ वही कर पाएगा। तो करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये NCERT के एग्जाम्पल हैं। अ कंपाउंड इज फॉर्म बाई 2 एलिमेंट X एंड Y। कोई कंपाउंड है वो किससे मिलके बनना है कंपाउंड, X और Y एलिमेंट है, इनसे मिलके वो कंपाउंड बनना है। जो एटम ऑफ द एलिमेंट Y एज अनायन मेक CCP। जो हमारा Y है, Y क्या बना रहा है, CCP बना रहा है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट X एज कैटायन ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये X जो है हमारा, जो X है हमारा, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसमें हमें ये बताना है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। अब देखिए CCP है, CCP में आपको पता है कि
इसका z की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। कितनी होती है इसकी z की वैल्यू 4। और हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी या सीसीपी में निकाले थे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आए थे अभी हमारे 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आए थे। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आए थे 8। मतलब एफसीसी या सीसीपी के लिए हमने जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकाले थे वो कितने आए थे 4। z के इक्वल आए थे ना, तो जितना z होता है उतना ही हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और टेट्राहेड्रल वॉइड जितना z होता है उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो भाई देखिए सीसीपी के लिए हमारा, जब ये y हमारा सीसीपी लैटिस बना रहा है तो इसकी z की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और वॉइड भी किसके इक्वल होंगे z के इक्वल होंगे। तो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अगर मैं x रेशियो y की मैं बात करता हूँ तो x रेशियो y कितना आ जाएगा हमारा 4:4। और 4:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1:1। अब ये जो रेशियो आता है उस रेशियो को हम जो एटम होते हैं उनके सरफेस में लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो x और y के सरफेस में 1 1 लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा x1 y1, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं xy। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि हमारे गिवन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा x और y, और ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान था ये। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है हमारा एटम ऑफ एलिमेंट बी, एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म HCP लैटिस। क्या कह रहा है ये, जो एलिमेंट बी है वो क्या बना रहे हैं HCP लैटिस बना रहे हैं। इसमें क्या था हमारा CCP था, इसमें क्या बनना है हमारा HCP लैटिस बनना है। एंड दोज ऑफ एलिमेंट ए ऑक्यूपाइड 2/3 ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो हमारा एलिमेंट ए है वो ऑक्यूपाई क्या कर रहा है 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है किसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स का। किसका टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 2/3 ऑक्यूपाई कर रहा है। उसके बाद बताना है हमें व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट ए एंड बी। जो हमारे एलिमेंट ए और बी हैं इनसे हमारा क्या फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बन सकता है। तो देखिए हमें HCP है, HCP का हमें Z नहीं मालूम कि Z क्या होता है। तो इसका Z अगर हम कंसीडर करके चलें तो इसका Z मान लीजिए लेट Z फॉर HCP इज इक्वल्स टू N। हमें नहीं पता क्या होता है इसका Z, लेकिन हमने क्या मान लिया N। तो B की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी N हो जाएगी। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी N हो जाएगी। और A क्या है हमारा, A है हमारा 2/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखिए इस 2/3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, टेट्राहेड्रल वॉइड पे फोकस कीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे FCC में कितने आए थे 8 आए थे, लेकिन FCC का क्या होता है Z 4 होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आए थे 8 आए थे, मतलब Z के डबल। तो हमारे जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं वो डबल होते हैं हमेशा Z के। और यहाँ पर Z क्या है हमारा N है। तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएगा हमारा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे हमारे 2N। कितने हो जाएंगे 2N। लेकिन ये कह रहा है कि हमारा जो A है, A हमारा 2/3 है टेट्राहेड्रल वॉइड का। मतलब अगर हम A की बात करें, A क्या है हमारा 2/3 है किसका टेट्राहेड्रल वॉइड का। और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हो जाएंगे इसके यहाँ पर, इसके यहाँ पर हो जाएंगे 2N। तो क्या आ जाएगा ये यहाँ पे 4n/3। कितना आ जाएगा ये 4n/3। अब अगर मैं रेशियो निकालूं A:B निकालूं, A रेशियो B निकालूं तो क्या हो जाएगा हमारा ये 4n/3 रेशियो n। अब देखो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा 4/3:1 ये बच जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ भी, तो यहाँ पे अगर 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 4। और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका रेशियो 4:3। और 4:3 को मैं इस रेशियो को जो यहाँ पर हमारा AB या XY है उसके सरफेस में लिख देते हैं। तो पहले क्या है 4 है और बाद में क्या है 3 है। यहाँ पे पहले क्या है A है और बाद में क्या है B है। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला A4B3। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका A4B3, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस इसलिए रखना चाहता है क्योंकि ये क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है और बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम से उसमें अप्रोच नहीं लगा पाता है। मेन चीज़ है इन क्वेश्चंस में अप्रोच लगाना। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है बिल्कुल ट्रिकी वे से करवाया है। अगर आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल 30-40 सेकंड में, 30 सेकंड में भी आप ये क्वेश्चन बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मेथड से कर रखा है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा तो प्लीज़ इस वे को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको वे बताया है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो हमारा बेल आइकन होता है उसको प्लीज़ प्रेस कीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मैं यहाँ पर डेली वीडियो लेक्चर्स 12th के लिए अपलोड करता हूँ 10 AM पर, और 9, 10, 11 के भी डेली लेक्चर्स आएंगे। 2-4 दिन में मैं डेली लेक्चर्स अपलोड 9, 10, 11 के लिए भी किया करूँगा। बाकी 12th के तो डेली लेक्चर्स चल ही रहे हैं। 10 AM शार्प पर आपको डेली लेक्चर्स मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।